हेलो एवरीवन। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज का चैप्टर 2 का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम। देखेंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग हुई और देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फ्यूचर में कैसे प्रियम्बल बना और हमारे द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी देखे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये स्टार्टिंग में मैं फ्रंट पेज बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समराइज हो जाएं। जैसे देखो, ये दिसंबर 9 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। उसमें किस तरह से मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, हम ये सब देखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, क्यों बने, ये देखेंगे। ये देखो, सच्चिदानंद सिन्हा है। आप क्लॉक वाइज अगर देखेंगे तो सबकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद बिकम परमानेंट प्रेसिडेंट बने, राजेंद्र प्रसाद जी ये रहे। 2 वाइस प्रेसिडेंट बने, एससी मुखर्जी एंड बीटी कृष्णमाचारी। ये रहे एससी मुखर्जी और ये रहे बीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इस तरह से चीजें हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ और इसका मेन पर्पस क्या था। फिलोसफिकल बेस था ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और प्रियम्बल को सेव करने में काम आया। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ये फोटो क्यों डाले जाते हैं? ये फोटो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं चीजें लर्न करने में। कहीं ना कहीं ये पिक्चर्स जो होती हैं आपकी माइंड मेकअप बनाती हैं और माइंड मैप डेवलप करती हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो दिसंबर 9 1946 को हुई और मुस्लिम लीग ने फर्स्ट मीटिंग को बायकॉट किया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट किया था और इसका पीछे क्या रीजन था। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये मैंने पेज ले लिया है एक, तो हम देख लेते हैं। देखो, मुस्लिम लीग ने क्या किया स्टार्टिंग में। आप देखो, टाइमलाइन थोड़ी सी समझ लो मुस्लिम लीग की। कैसे 1946 से 1947 तक पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। तो आप पहले देखो कि जुलाई, देखो बिल्कुल मंथली डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इस चीज में कंफ्यूजन ना रहे कि फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट मुस्लिम ने क्यों नहीं किया था, लेटर फिर पार्टिसिपेट किया, देन फिर पार्टिसिपेशन से मना कर दिया। जुलाई 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ठीक है, इसका इसको क्या किया गया, इनिशियली कैबिनेट मिशन को दोनों ने एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग के एक्सेप्ट करने का क्या रीजन था? मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग थे और ये ग्रुपिंग ऐसे शो हो रहे थे जैसे ये मुस्लिम ग्रुप अलग बने हुए हैं, हिंदू ग्रुप अलग बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से शो हो रहे थे जैसे एक में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, पंजाब था, एक में बंगाल था, आसाम था, एक में मद्रास था। इस तरह से ग्रुपिंग थी। ठीक है, इस ग्रुप में बताया गया कि ये ग्रुप जो होंगे जिसको चाहेंगे उसको ज्वाइन करेंगे और ये सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। तो कांग्रेस ने कहा ये ग्रुप जो है, आगे चल के क्या हुआ, आगे चलकर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्यों कर रिजेक्ट कर दिया गया? देखो, पहला रीज़न था कांग्रेस ने कहा ये जो ग्रुप हैं ये टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी मतलब ऑप्शनल हैं। भाई आप जो है इससे निकलकर यूनियन ऑफ इंडिया को जॉइन भी कर सकते हैं। ये बात कही किसने? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने कहा ये जो है, मुस्लिम लीग बोली ये जो ग्रुप है ये परमानेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त 1946, पहले मैंने आपको जुलाई बता दिया यहाँ पर, अब मैं अगस्त 1946 बता। अगस्त 1946 में क्या हुआ, जब पता चला कि कांग्रेस ऐसा कह रही है तो मुस्लिम लीग एग्रेसिव हो गई और रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से और डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे पूछता है किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के द्वारा सपोर्ट किया गया एक्शन डे था। ये अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट किया गया। बहुत सारा वायलेंस हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि तीसरी पॉइंट आप देख लो, दिसंबर 9 1946, दिसंबर 9 1946 को पहली मीटिंग हुई किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई और इस फर्स्ट मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। ठीक है, कांग्रेस और अदर पार्टी ने अटेंड किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब क्या हुआ?
इसके बाद जून 3 1947, देखो 1946 से 47 में आ गए। अब जून 3 1947 में रियॉट होने की वजह से, बहुत चीजें होने की वजह से कि ये बात आई कि पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है? और इसको जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो पहले मुस्लिम लीग एग्री थी, देन बॉयकॉट किया, फिर रीजॉइन किया पार्टीशन प्लान को। फाइनली क्या हुआ? इंडिया को लेफ्ट ओवर कर गया और अगस्त 1947 में दो देश बन गए। तो इस तरह से चीजें आपको पता होना चाहिए क्या होता है जब हम ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज करते हैं, तो इसमें हमारी हेल्प करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने। क्यों टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने? क्योंकि वो ओल्डेस्ट थे और उस टाइम परमानेंट इलेक्शन हुआ नहीं था प्रेसिडेंटशिप का, असेंबली का, इसलिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने। आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का फोटो जरूर याद रखिए। ये कंफ्यूजन आपको बना रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा जी में, एससी मुखर्जी में, ये जाएगा नहीं आप जब तक इस चीज को रटोगे नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है यूपीएससी में पढ़ाने का और खुद एग्जाम देने का। तो इसलिए ये आप याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी में कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, ठीक है? आगे देखिए क्या है। लेटर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया और उसके बाद एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी को एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, ठीक है? इस समय क्या है, दो वाइस प्रेसिडेंट होते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मैंने फोटो भी आपको दिखा दिया। अब आगे देख देते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था और इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पर्पस क्या था? ये ले डाउन करता था आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को और गाइडिंग फिलॉसफी टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कैसे उसमें सबका इंक्लूजन हो, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, माइनॉरिटी को लेफ्ट ओवर नहीं किया जाए, ये सब बातें इसमें बताई गई थी। क्या रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया? क्योंकि देखो पहला पॉइंट है, ये हमारा फ्यूचर विजन बताता था। कैसे? कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा और रिपब्लिक होगा, ठीक है? ये चीज इसने बताई। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, सॉवरेन का क्या मतलब है, रिपब्लिक का क्या मतलब है। ये हम देखेंगे ताकि आपको इन तीनों वर्ड में क्लियरिटी हो जाए। देखो जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, जो बच्चे एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, मगर जो लोग नए होते हैं वो लोग समझ लें क्या होता है। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। मतलब आज के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हम ब्रिटेन से फ्री हैं, हमें कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं है। हम अपना लॉ बना सकते हैं, अपना इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। कोई भी यूनाइटेड नेशन और यूएसए इस पे जोर नहीं दे सकता। जैसे 1998 में हमने पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दूसरी आप चीज जान लो, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होती है? अब सॉवरेन नेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग में इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम अथॉरिटी है। आप पर कोई भी आउटसाइड बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हमने 1971 में सोवियत यूनियन से पीस ट्रीटी की थी, तो इसमें अमेरिका ये नहीं कह सकता हम तुम पर बम गिरा देंगे, आपने पीस ट्रीटी कैसे की? जैसे आज आपको देखने को मिलता है कि सॉवरेनिटी का उल्लंघन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कैसे किया जाता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिपब्लिक, भाई ये तो पब्लिक मैंने भी पहले ही बताया। रिपब्लिक मतलब जो यहाँ की चीजें हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। रिपब्लिक पब्लिक के द्वारा चूज की हुई, ठीक है? तो ये चीजें बेसिक टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, मगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये सारा लक्ष्मीकांत में आएगा। लक्ष्मीकांत एक एक चीज डिस्कस की जा रही है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव फैले, ठीक है? जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।
अगला क्या रीज़न था ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये मोरल कंपास था। भाई जैसे कंपास होता है, वो गाइड करता है कि आप पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ। इसी तरह से ये मोरल कंपास था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बताता था कि भाई माइनॉरिटी को भी ध्यान रखना है, डाइवर्सिटी बहुत है, ट्राइबल स्टेट को भी ध्यान रखना है, ट्राइबल के भी अपने राइट होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गईं। अगला क्या रीज़न था? रिफ्लेक्ट विल, मतलब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लोगों की विल दिखाता था कि पीपल ऑफ इंडिया रियल सोर्स हैं पावर के। जो भी डिसाइड करेंगे वो पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, इलेक्ट करेंगे, लॉ बनाया जाएगा, एक्ट बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। इसी को हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी किसे कहते हैं? तो जिसमें पीपल के पास रियल अथॉरिटी होती है, उसे पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। आगे क्या बात बताई गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, उसमें जस्टिस और इक्वालिटी होगी। जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी सभी सिटीजन को। और वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? माइनॉरिटी का एग्यूरेंस हो और बैकवर्ड क्लासेस का सपोर्ट किया जा सके, ठीक है? अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। अब पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पहला पॉइंट था इंडिया टू बी अ सॉवरेन रिपब्लिक। मैंने बता दिया कि रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पब्लिक के हाथ में सब। सॉवरेनिटी, आप पर इंटरनली और एक्सटर्नली डिसीजन ले सकते हो, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। एग्जाम्पल इसलिए बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाए। जैसे हमने इंडो सॉवरेन सॉरी सोवियत जो ट्रीटी, पीस ट्रीटी की थी 1971 में, जबकि कोल्ड वॉर चल रही थी मगर इंडिया ने की थी, तो इसमें कोई भी फॉरेन कंट्री, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, ये सब चीजें जो है, यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएन की बॉडी, ये सब इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम सॉवरेन है। यूनियन ऑफ स्टेट, अब इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी इंडिया होगी उसमें प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट होंगे और अदर जो विलिंग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ब्रिटिश प्रोविंस तो आप जानते ही हो, बंगाल था, यूनाइटेड प्रोविंस था, एमपी था, जैसे सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। प्रिंसली स्टेट भाई, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे 520 रियासतों को उन्होंने इंडिया में इंक्लूड किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑटोनॉमस यूनिट विद रेजिडुअरी पावर, इसमें आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। क्या होता है जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया? देखो पहले ये देख लो रेजिडुअरी पावर क्या होता है। डेफिनेशन वाइज चलोगे तो चीजों में दिक्कत नहीं होगी। रेजिडुअरी पावर क्या होता है? रेजिडुअरी पावर का मतलब है कि वो ना वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। जैसे रिसेंटली क्या हुआ था, 90 में सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया, साइबर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया, साइबर क्राइम का। अब ये किसी भी लिस्ट में नहीं है 8th शेड्यूल के। क्या मतलब है? जैसे फूड है, भाई स्टेट लिस्ट है, स्टेट उसे देखेगा। एजुकेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट है। मैरिज है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें कौन लॉ बनाएगा? तो रेजिडोरी पावर का सॉरी, रेजिडोरी पावर का मतलब होता है कि इसका जिक्र किसी भी लिस्ट में नहीं है, ये इमर्ज हुई है। जैसे साइबर फ्रॉड रिसेंटली इमर्ज हुआ, तो इसको सेंटर को अधिकार है आजादी के बाद। मगर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या कहा गया कि रेजिडुअरी पावर जो होगी वो स्टेट के पास होगी। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई यूपीएससी, इतने टफ और इजी ना समझो इस एग्जाम को। अब अगली बात क्या बताई गई है कि सॉवरेन लाइज विद पीपल। वही बात, सॉवरेनिटी पीपल में लाई करती, वही तो वोट करेंगे, वहीं से जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पावर ड्राइव करेंगे। फंडामेंटल राइट की बात की गई। भाई जो आज फंडामेंटल राइट देखते हैं, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट देखते हैं और राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये सब यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने ही तो बताया था। फिर तभी तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटेन यहां से लिया। तो जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड ऑल। अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक क्वेश्चन मार्क केवल कर देना कमेंट बॉक्स में,
मैं इसको ज़रूर समझाऊँगा। कुछ कमेंट नहीं करना, आपको कमेंट करते हुए डर लगता है। मेरी आपसे गुज़ारिश है, हम फ्री में इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, भाई वही बात बता दी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, आप उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगला क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भाई हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हम कोई लॉ बना सकते हैं, हम लैंड को मेंटेन कर सकते हैं और सॉवरेनिटी तो हम कई बार डिस्कस कर चुके और ग्लोबल पीस एंड वेलफेयर की बात की गई। ठीक है? ये सब बातें हमें देखने को मिली। अब मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हू मूव द ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भाई किसने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन मूव किया था? भाई जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ईज़ी है, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? Which of the following ideas was not explicitly mentioned? Explicitly मतलब बाहरी रूप से बातें की गई मगर कहा नहीं गया उस बात को। तो कौन सा जो है नहीं कहा गया? ठीक है। इंडिया शैल बी अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन, ये तो बात कही गई, कितनी बार डिस्कस कर ली। गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी हमने डिस्कस कर ली। स्टेबलाइजमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये शायद नहीं की। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ये भी कर ली। तो ये तीन तो कर ली, तो ये ही नहीं की। आगे आंसर देखो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं कहा गया था। डिड नॉट यूज एग्जैक्ट फ्रेज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये इम्प्लिसिट था। इम्प्लिसिट का मतलब है कोई चीज कही नहीं जा रही है। जैसे आज भी आपने देखा होगा, कल का न्यूज़पेपर डिस्कशन किया तो आरएसएस के एक मेंबर ने क्या कहा कि जो है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में नहीं था। अरे भाई था नहीं था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सोशलिस्ट है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है, तो था और नहीं था से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब एडवांस क्वेश्चन आ गया, जिस तरह से यूपीएससी पूछता है, इजी नहीं पूछता भाई यूपीएससी क्वेश्चन, अगर आपको कोई बहका दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946? स्टेटमेंट करेक्ट बताना। इट लेड डाउन द आइडियल्स विच लेटर बिकम द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था कि प्रियम्बल कैसे बना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन कट गया। इट एजर्टेड दैट ऑल पावर एंड अथॉरिटी गवर्नमेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, भाई ये तो खत्म ही हो गया ब्रिटिश क्राउन, तो दूसरा कट गया, तो पहला तीसरा सही हो गया। तीसरा पढ़ोगे भी नहीं तब भी सही है, मगर पढ़ लो। इट गारंटी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, बिल्कुल सही। और इसका ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा पहला करेक्ट है, प्रियम्बल बना, पावर जो है पीपल से डिराइव्ड होगी, ब्रिटिश क्राउन से नहीं होगी, और इक्वालिटी की बात की गई। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंडिया में जितना एरिया है वहाँ शेयर कीजिए, जिससे फ्री इनिशिएटिव बच्चों तक पहुँच पाए। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।